सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक डंगवा को। भाई लोग अपन यूजुअली एनीमे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कुछ नई चीज़ भी ट्राई करनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा डंगवा एक्सप्लेन करने का। टाइटल और थंबनेल देख के तुम लोग समझ ही गए होंगे आज अपन कौन सी डंगवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की एक फेवरेट डंगवा है, मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे को भी ये डंगवा काफ़ी ज़्यादा पसंद है और नाम तो तुम लोग को पता ही है, बैटल थ्रू द हेवेंस। आज का जो वीडियो है ना, उसके अंदर अपन एपिसोड नंबर 1, 2 और शायद तक के 3 को मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि नहीं कर दूँ वो मुझे नहीं पता, लेकिन 1, 2 तो कंफर्म है कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो भाई लोग, बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का वीडियो है ना, उसे शुरू करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इस वर्ल्ड का ओवरव्यू दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि ये जो वर्ल्ड है ना, इस वर्ल्ड का जो पावर सोर्स है उसे डूची कहा जाता है और इस वर्ल्ड को कहा जाता है डूची कॉन्टिनेंट। इस वर्ल्ड के अंदर जो ह्यूमंस है ना नॉर्मल, वो 2 चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी डूची रहती है ना, वो उनके पीक लेवल तक पहुंच जाती है, यानी कि हाईएस्ट लेवल तक। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो लोग हैं ना, उन्हें पावर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। ये जो वर्ल्ड है ना, इसके अंदर जो पावर लेवल है उसे 10 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ये जो 10 स्टेजेस है ना, इनके नाम तो काफ़ी सारे टफ है, मुझे रीड करके ही बताने पड़ेंगे तुमको। तो पहला स्टेज है जिसे बोलते हैं डाउ ZQ, जो कि होते हैं फाइट डिसिप्लिन। उसके बाद आता है डाउ ZJ, जिन्हें कहा जाता है फाइट प्रैक्टिशनर। फिर आते हैं डाउ शी, जिन्हें बोला जाता है फाइट मास्टर। फिर आते हैं डाउ शी, जिन्हें बोला जाता है फाइट ग्रैंड मास्टर। फिर आते हैं डाउ लिंग, जिन्हें बोला जाता है फाइट स्पिरिट। फिर आते हैं डाउ वैंग, जिन्हें बोला जाता है फाइट किंग। फिर आते हैं डाउ हांग, जिन्हें बोला जाता है फाइट एम्परर। फिर आते हैं डाउ ज़ोंग, जिन्हें बोला जाता है फाइट एंसेस्टर। फिर आते हैं डाउ जन, जिन्हें बोला जाता है फाइट वेनरेट। फिर आते हैं डाउ शिंग, जिन्हें बोला जाता है फाइट सेंट। और फिर आते हैं डाउ डी, जिन्हें बोला जाता है फाइट गॉड। भाई लोग तुम चिंता मत करो, मैं ये डाउ लिंग, डाउ वैंग ये सब नाम यूज़ नहीं करूँगा। मैं यूज़ करूँगा फाइट एम्परर, फाइट वेनरेट, ये सब वाले नाम यूज़ करूँगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है सीरीज के दौरान, वो है कि अगर भाई कोई बंदा डू किंग के अंदर है, तो उसके अंदर भी उसके सेपरेट लेवल होंगे, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो हर जो डू कैटेगरी है ना, उसके अंदर उसके खुद के लेवल चलते रहेंगे। सो यहाँ तक के था बेसिक ओवरव्यू इस वर्ल्ड का। अब अपना जो एपिसोड है ना, वो मेन स्टार्ट होता है। तो जो मेन एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, वो दिखाई जाती है क्रो सिटी, जिसके अंदर हमें जियो स्टेट को दिखाया जाता है। ये जो जियो स्टेट है ना, ये 3 बड़ी रॉयल फैमिली में से एक है। फिर हमें एक अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थे। ये लोग अपनी पावर लेवल को चेक कर रहे थे, यानी कि अपनी वो डू पावर को। अब तुम ये भैया जी से मिलो, ये अपनी सीरीज़ के हीरो, जिनका नाम है जियोयान। अपना जो जियोयान है ना, वो जियो फैमिली का 3rd यंग मास्टर है। अब अपने जियोयान भाई को बुलाया जाता है आगे कि भाई तू भी अपनी पावर लेवल को चेक कर ले। भाई अपना आगे बढ़ता है अपनी पावर लेवल को चेक कराने के लिए। अपना जियोयान जैसे ही जा रहा होता है ना, तो उसके पीछे से एक होशियार चंद लड़का जो है ना, वो बार बार हंसने लग जाता है और अपने जियोयान का मजाक उड़ाता है। ये बंदा जो पीछे से होशियारी मार रहा है ना, ये भैया जी का नाम है ज़ाओनिंग। ये भैया बोलता है कि तुम अपने आप को पागल मत बनाओ यार, तुम वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक हो और तुम्हारा तो लेवल भी नहीं है हमारे जितना। ये जो ज़ाओनिंग है ना, ये होशियारी इसीलिए मार रहा होता है यहाँ पर, क्योंकि एक ज़ाओ फैमिली है ना, उस फैमिली के एक एल्डर का बेटा है, इसलिए इसके अंदर इतनी ज़्यादा अकड़ है। अपना जो ज़ाओयान रहता है ना, वो इन सब बातों को इग्नोर मार देता है और वो जाता है अपनी पावर लेवल को चेक करने के लिए। वो एक पिलर के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपनी पावर को नापता है। अपने हीरो का जो पावर लेवल निकलता है ना, वो लेवल 3 निकलता है, जिसको देख के जो बाकी लोग हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। फिर हमें ये पता चलता है कि बचपन में जो अपना जियोयान था ना, वो 3rd लेवल के ऊपर आ गया था और जब वो 11 साल का हुआ था, तब उसने अपने डूची लेवल को एकदम मैक्स कर लिया था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, 11 साल के बाद उसकी जो पावर है ना, वो बढ़ना रुक गई और अब वो एक कांस्टेंट लेवल पे बैठ गया, मतलब उसकी पावर बढ़ ही नहीं रही है। वहाँ जो बाकी स्टूडेंट्स थे ना, वो अपने जियोयान का लेवल देखकर वो उसके बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे। वो बोल रहे थे कि ये क्या रॉयल फैमिली का लीड करेगा, ये तो कितना ज़्यादा कमज़ोर है, ये तो कलंक है इसकी फैमिली के ऊपर। तभी एक और नंबर आता है, जो कि था ज़ोमिन नाम की लड़की का। ये जो लड़की रहती है ना, ये अपने जियोयान के साइड से जाती है। जियोयान इससे बोलता है, क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? लेकिन ये जो लड़की रहती है ना, ये अपने भाई को इग्नोर कर देती है और अपना पावर लेवल चेक करने के लिए निकल जाती है। इतनी घंघोर बेइज्जती होने के बाद जो अपना जियोयान रहता है ना, वो सोचता है कि भाई यहाँ से निकलना ही होगा मुझे। तो भाई अपना नीचे मुंडी करके जा ही रहा होता है
तभी उसके पास जो जूनर आ जाती है। जूनर जो रहती है ना, वो अपने जियोयान का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि तुम्हें इस तरीके से निराश नहीं होना चाहिए, तुम अपनी पावर लेवल को बढ़ा सकते हो, तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस की बस ज़रूरत है। तभी अपने जूनर को बुलाया जाता है अपनी पावर लेवल को नापने के लिए, और अपनी जूनर जाती है वहाँ पर अपना पावर लेवल नापने के लिए। जूनर का जो पावर लेवल का रिजल्ट निकलता है ना, वो लेवल 9 निकलता है, जिसको देख के जो बाकी स्टूडेंट रहते हैं ना, वो सब शॉक हो जाते हैं कि जूनर इतनी ज़्यादा पावरफुल है। ये सब देख के जो बाकी स्टूडेंट रहते हैं ना, वो जूनर की तरफ भागने लग जाते हैं, लेकिन जो अपना जियोयान रहता है ना, वो वहीं पर खड़ा रहता है। वो सोचता है अपने मन में कि जूनर, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। फिर हमें जियो फैमिली का महल दिखाया जाता है। ये जो रेड सूट में अंकल जी है ना, इनका नाम है जियाली। ये जो दूसरे वाले अंकल है ना, इनका नाम है जान जियो। सो भाई लोग, यहाँ पर हुआ ये होता है कि ये जो जियाली है ना, ये अपने अंकल जी को धमका रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारे जो मार्केट है ना, वो मेरे नाम पे कर दो। जान जियो उसे रिप्लाई में बोलता है कि तू मुझे ऐसे नहीं धमका सकता। ये सब सुन के जो अपना जियाली रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि तुझे धमका कौन रहा है, मैं तो तेरा मार्केट खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। मैं और आओ बाबा सोच रहे कि तेरा मार्केट खरीद लेते हैं, और अगर तुम चाहो तो मैं और आओ बाबा मिलके तुम्हारी फैमिली को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। और तुम शायद तक के रूल भूल रहे हो, जो ऑक्शन में सबसे ज़्यादा बिड लगाता है उसका ही जाता है ये मार्केट। तो मैंने तुम्हारी बिड से 3 गुना ज़्यादा बिड लगाई है, रूल्स के हिसाब से ये मार्केट मुझे ही मिलेगा। और तुम ये चीज़ भी भूल रहे हो यार कि तुम्हें अगले साल क्रो सिटी छोड़नी है, आई मीन तुम्हारी फैमिली को भी। तभी जो अंकल जी के साइड के एल्डर्स रहते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो अपने जान जियो रहते हैं ना, वो अपने एल्डर्स को शांत करवा देते और अपने साइड से एक एनवेलप टाइप की चीज़ निकालते। ये जो एनवेलप है ना, ये मेरे बेटे जियोयान की शादी का प्रपोजल है। ये सब देख के जो अपने जावली अंकल है ना, इनको लग जाता है काफ़ी बड़ा साक, इनको लग जाता साक अच्छी लैंग्वेज में बोल देता हूँ, इनको लग जाता है शौक। अपने अंकल जी को और बड़ा शौक तब लगता है जब वो पूरा एनवेलप रीड करते। उनको पता चलता है कि जो अपना जियोयान है ना, उसकी शादी नालंग यानरैन के साथ होने वाली है। ये सब देख के जो अपना अंकल जी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बुखला जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो रिप्लाई में बोले तो बोले क्या। वो हड़बड़ी में बोल देते कि तुम ये सब मेरे ऊपर प्रैंक कर रहे हो, ये बोल दो ये सब झूठ है, मुझे तो इस प्रपोजल के बारे में पता ही नहीं था। जब अपना जान जियो रहता है ना, वो अपनी होशियारी में बोलता है कि ये जो प्रपोजल है ना, जब अपना जियोयान छोटा था तभी ये प्रपोजल निकल चुका था। और वह अपने अंकल जी के कान में बोलता है कि जो यूनलैंड सेक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और अगर हम उसके अगेंस्ट में जाएंगे तो हमारा मरना पक्का होगा। भले ही वो सेक्ट स्टेट से बाहर है, लेकिन अगर उसको हमने हर्ट किया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। नालंग नाम की जो लड़की है ना, वो यूनलैंड स्टेट के जो हेड है ना, उनकी फेवरेट डिसाइपल है। तो अगर हम उसको कुछ करेंगे ना, तो हमारा मरना पक्का होगा। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, पीछे हटना ही हमारे लिए सही रहेगा। तभी जो अपने जियो जान अंकल है ना, वो वहाँ पर हंसने लग जाते और बोलते कि कर लिया मेरे मार्केट को कैप्चर। तो जो अपने दूसरे वाले अंकल जी है ना, जो अपने जियाली अंकल है, वो वहाँ से गुस्सा होकर बोलते कि ठीक है यार, मैं जा रहा हूँ यहाँ से अभी। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है अपनी नालंग, जो कि अपने 2 एल्डर्स के साथ आई थी वहाँ पर। वो प्रॉपरली अंकल को ग्रीट करती है और उन्हें बोलती है कि अंकल उसे रिप्लाई में बोलते कि तुम्हें इतना ज़्यादा हम्बल होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हम एक फैमिली है। नालंग उसे बोलती है कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। वो एक बॉक्स ओपन करती है जिसके अंदर से एक पावरफुल पिल बाहर निकलती है, जिसको देख के जो अंकल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते। वो बोलते हैं ये पिल तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही है। अपनी जो नालंग रहती है ना, वो इस पिल की खासियत बताती है। ये जो पिल है ना, जो डू फाइटर लोग हैं ना, इस पिल की मदद से अपना पावर अप बहुत जल्दी कर सकते हैं। इजी लैंग्वेज में भाई लोग अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, तो ये जो पिल है ना, ये हेल्प करती है डू फाइटर्स का लेवल इंक्रीज़ करने में। पिल को देखकर जो अपने जान जियो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि नालंग मेरी एक फैमिली है, लेकिन ये हमारी फैमिली कितनी ज़्यादा केयर करती है। अंकल उसे रिप्लाई में बोलते हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा हम्बल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारी एक फैमिली हो और ऐसे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम ये गिफ्ट अपने दिल से दे रही हो तो मैं इसे अब ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट। जो अपनी नालंग रहती है ना, वो अंकल को रिप्लाई में बोलती है मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 3 साल से जियोयान का लेवल जो है ना, वो बढ़ा नहीं है, जबकि उसका लेवल कम होते जा रहा है। और मुझ जैसी पावरफुल लड़की एक ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर सके। जियोयान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, तो ये जो मैरिज एग्रीमेंट है ना, आप प्लीज़ इसे तोड़ दीजिए। ये सब सुन के जो अपने अंकल रहते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो हड़बड़ी में बोलते कि तुम ऐसा करके एक शादी नहीं तोड़ सकती, ये हमारे एल्डर्स ने बुक करी है शादी। नालंग अपनी रिप्लाई में बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ ये सब चीज़ें, कि हमारा रिश्ता तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसके बदले में मैं आपको ये पिल दे रही हूँ, तो आप ये पिल रख लीजिए और मेरा रिश्ता तोड़ दीजिए। अंकल उसे हड़बड़ाहट में बोलते कि मुझे लगता है कि तुम्हारा स्टेट इस चीज़ के लिए मानेगा नहीं। तभी नालंग उनको रिप्लाई में बोलती है
हाँ, मैंने अपने स्टेट से बात कर ली है और वो भी इस बात के लिए रेडी है। उनका भी कहना यही है कि मैं एक वीक लड़के से शादी नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मेरे एल्डर्स का ये भी कहना है कि वो एक हारा हुआ लड़का है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अब उसके पास कोई होप नहीं बची है, ना उसके पास कुछ पावर है। तो मेरे लिए ये सही रहेगा कि मैं मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई लड़के से शादी करूँ, ना कि उस जैसे हारे हुए लड़के से। तभी नालंग के साइड में जो एक एल्डर खड़ा होता है ना, वो आगे बढ़ता है और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो एक 7 स्टार ग्रैंड मास्टर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ज़ांग उसे बोलते कि तुम यहाँ पर क्या फ़ाइट करना चाहती हो। नालंग उसे बोलती है कि आप मुझे धरा दे या धमका दे या फिर आप मुझ पर अटैक भी कर दे, लेकिन मैं मेरा डिसीजन बदल लेने वाली हूँ। मैं उस हारे हुए लड़के से तो शादी नहीं करूँगी। तभी यहाँ पर अपना जियोयान और अपना जूनर आ जाती है। अपना जो जियोयान है ना, उसने सारी की सारी बातें सुन ली थी और वो बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट रद्द होता है ना, तो हमारा जो क्लैन है उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होंगी। जियोयान को देख के जो अपनी नालंग रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। वो उसे बोलती है कि हारा हुआ लड़का यहाँ पर भी आ गया। वो उसे बोलती कि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो और मैं तुम जैसे लड़के से तो शादी नहीं करूँगी, तो तुम खुद ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो। और अगर तुम अच्छे बच्चों की तरह ये शादी तोड़ने के लिए मान जाते हो ना, तो मैं तुम्हें कलेक्टिंग पील दूंगी। उसके साथ तुम यूनलैंड सेक्ट के अंदर स्पेशल ट्रेनिंग भी कर सकते हो, जहाँ हमारे जो एल्डर्स हैं ना, उनका ध्यान सिर्फ तुम पे होगा। फिर ज़ांग के पीछे के जो एल्डर्स रहते हैं ना, वो बोलते कि ऑफ़र हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके बदले हमें पिल्स मिल रही है और हमारा जो जियोयान है ना, उसको एक स्पेशल गाइडेंस मिलने वाला है ट्रेनिंग के साथ। तो ये बात हमारे लिए काफ़ी अच्छी है और ये हमें ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी जो अपने जियाली अंकल है ना, वो बीच में उचक जाते हैं और अपनी होशियारी मारते हुए बोलते कि ओ तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे बेटे का रिश्ता भी टूट गया और अब तुम्हारे हाथ से तुम्हारा मार्केट भी जाने वाला है। अंकल जी की बात को सब इग्नोर कर देते और जो अपना जियोयान रहता है ना, तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट करना चाहता हूँ 3 साल का, उसके बदले में तुम मुझे डिवोर्स दोगी। ये बात सुन के जो नालंग रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अगर हम दोनों डिवोर्स लेते हैं ना, तो इसकी वजह से जो दोनों क्लैन है ना, ये दोनों फैमिली है, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएंगी। ये सब सुन के जो अपने एल्डर है ना, जो कि अपनी नालंग के साइड के थे, वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते। ज़ांग जियो रहते ना, वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते। दोनों का जब ऑरा एक दूसरे के साथ कोलाइड होता है ना, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। नालंग अपने एल्डर के पास आती है और उसे शांत करवाती है और जियोयान को बोलती है कि तुम्हें 3 साल चाहिए ना, तो मैं तुम्हें 3 साल देती हूँ। 3 साल है तुम्हारे पास और तुम ट्रेनिंग करो और फिर मुझसे आके लड़ना। मैं तुम्हारा इंतज़ार यूनलैंड सेक्ट में करूँगी। अगर तुम मुझे हरा देते हो, तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं ये शादी तोड़ दूंगी और तुम कुछ नहीं कर सकते फिर उसके बाद। ये ऑफर सुन के जो दोनों एल्डर्स रहते हैं ना, जो जाओ फैमिली के थे, वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो अपने मन में सोचते कि 3 साल के अंदर जियोयान अपनी पावर बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। तभी जो अपना जियोयान रहता है ना, वो फुल मोटिवेटेड हो जाता है और वो बोलता है बदला तो लेना पड़ेगा। वो एक्सेप्ट कर लेता है इस लड़की का ऑफर और रेडी हो जाता है 3 साल बाद वाली फ़ाइट के लिए। अब जैसे ये 3 ईयर का एग्रीमेंट कंफर्म हो जाता है ना, जो अपना जियो लिए वो भी यहाँ से निकल जाता है और नालंग अपने एल्डर्स को लेके भी यहाँ से निकल जाती है। भाई लोग, ये जो 3 इयर्स का एग्रीमेंट हो गया ना, इसकी वजह से जो अपना जियो लिए अब ये कुछ कर नहीं सकता इन लोगों के साथ। जो एल्डर साइड में खड़े रहते हैं ना अपने ज़ांग जियो के, वो उसे कान में बोलते कि जो 3 ईयर का एग्रीमेंट है ना, ये एक डेथ वारंट है अपने जियोयान के लिए। अब वो हॉल के अंदर अपना जियोयान सिर्फ अकेला बचा था। उसके साथ वहाँ पर जूनर होती है। जूनर उसके पास जाती है, लेकिन जियोयान बहुत ज़्यादा दुखी था। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे करना क्या चाहिए। वो वहाँ से जूनर की बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। अपना जो जियोयान है ना, वो अपने दुखी मन के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसको रास्ते में जियोनिंग मिल जाता है, जो उसे रास्ते में टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि कमज़ोर लड़का यहाँ पर भी। जियोयान इन सबको इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे बार बार परेशान करने लग जाते हैं। जियोनिन अपने हीरो को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि मैंने तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ लड़का नहीं देखा। तुम्हें पहला वाला ऑफ़र मांगना चाहिए था, जिसमें हमें पिल भी मिल रही थी और उसमें तुम्हारा ट्रेनिंग भी हो जाती। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ लड़का मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। तुम सचमुच एक लूज़र हो। तुम वाकई एक फैमिली के ऊपर कलंक हो। अपना जियोयान तभी बोलता है कि तुम्हारी इसीलिए इतनी ज़्यादा जल रही है ना कि मैंने पहला वाला ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करा। मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा भी एक एल्डर है, और अगर मैं पहला वाला ऑफ़र एक्सेप्ट करता ना, तो वो पिल तुम्हें भी मिलती, जिसकी वजह से तुम अपना फाइट लेवल बढ़ा लेते। ये सब सुनने के बाद अपने भैया जी है ना, उनकी चोरी पकड़ी गई थी। तो जो अपने भैया जी रहते हैं ना, वो अपनी होशियारी में बोलते हैं। तभी जो अपने भैया जी है ना, वो उसे बोलते कि तुम्हें क्या लगता है तुम नालंग को हरा सकते हो? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम नालंग को हरा सकते हो? ये सब सुन के जो अपना जियोयान है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने भैया के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो उसके भैया जी थे ना, वो और ज़्यादा पावरफुल थे और वो अपने जो जियोयान है ना, उसको बहुत ज़्यादा दूर फेंक देते हैं।
ये सब देख के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं ना, ये उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाते हैं और जो जियोनिंग है ना, वो उसका और ज़्यादा मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। मैं तो तुमसे फालतू की होप लगा ली थी कि तुमने बड़ी बड़ी बातें करी है, लेकिन तुम तो एक लूज़र के लूज़र ही रहोगे। ये सब सुन के जो अपना ज़ायुआन था ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वापस से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वो वापस मार खा के बैठ जाता है। तभी वहाँ पर जूनर आ जाती है और जूनर अपने ज़ियोयान की हेल्प करती है। अपने जो भैया जी है ना, वापस से अपने ज़ियोयान को टॉन्ट मारते और उसे बोलते कि वाह यार, आज तो मुझे तेरा एक और सीक्रेट पता चल गया। तू तो लड़कियों का सहारा लेता है उनके पीछे छुपने के लिए। तू सचमुच एक लूज़र है जो लड़की का सहारा ले रहा है अपने आप को बचाने के लिए। ये सब सुन के जो अपना ज़ियोयान रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर पंच मारने बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके पंच का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके ऊपर। वो उल्टा पंच खा लेता है और ज़मीन के ऊपर पड़ा रहता है, उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये सब देख के जो अपनी जूनर है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सिर्फ अपना एक लुक देती है और जो निंग भैया है ना, उनकी तो भाई पैंट ढीली हो जाती है। निंग भैया की जो टोली है ना, वो जूनर के लुक को देख के डर गई थी, तो वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। अब जो जूनर है ना, वो अपनी ज़ियोयान की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन जो अपना ज़ियोयान है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था उस मोमेंट में। वो सचमुच मान चुका था कि मैं एक लूज़र हूँ और मैं एक हेल्पलेस बंदा हूँ जिसकी मदद करने के लिए सब आ जाते, और अभी भी मैं एक लड़की की हेल्प ले रहा हूँ। तो वो ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो जूनर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे यहाँ पर छोड़ सकती हो। और जो अपना ज़ियोयान रहता है ना, वो वहाँ से भाग जाता है। जूनर को ये देख के काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचता है, लेकिन जूनर अपनी कुछ नहीं बोलती उसको। काफ़ी हद तक अपनी जूनर को भी समझ में आ गया था कि जो अपना ज़ियोयान है ना, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है इस मौके पे। दूसरी तरफ जो अपना ज़ियोयान था ना, वो भागते भागते जंगल की तरफ जा रहा होता है। जाते वक्त ना उसे उसकी वो ओल्ड मेमोरीज याद आ रही होती है, जिस तरीके से उसके क्लैन की डिसरिस्पेक्ट हुई थी, उसकी खुद की डिसरिस्पेक्ट हुई थी। सो ये सब मेमोरीज़ को याद करके जो अपना ज़ियोयान रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और वो भाग रहा होता है कंटिन्यूस। वो एक ग्रेव के सामने जाके रुकता है और वहाँ पर रुक वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। ये जो ग्रेव थी ना, ये उसकी मदर की ग्रेव थी। यहाँ पर जान जियो अंकल भी थे, जो अपने बेटे की हालत देख के काफ़ी ज़्यादा सैड थे। वो अपने मन में सोचते कि ज़ियोयान, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व है। आज जो तुमने अपना डिसीज़न लिया ना, उसकी वजह से मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। ये जो तुमने तुम्हारी फैमिली के लिए टाइम मांगा है ना, इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, लेकिन हम हमारी नियति को बदल नहीं सकते। अब हमारा जो भी भाग्य होगा ना, उसे हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हर समय रहूँगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ। और यही बोल के जो अपने अंकल जी रहते हैं ना, यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो ज़ियोयान रहता है ना, वो अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों, मैं अपने चाहने वालों को नहीं बचा सकता, मेरा इस दुनिया में काम ही क्या है। और 3 साल बाद जब मैं मरूंगा, मैं आपसे हेवन में मिलूंगा, तब आप मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा निराश होंगी कि आपका बेटा एक कमज़ोर इंसान बन के ही मरा है। यही सब बोल के जो अपना ज़ियोयान रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। फिर जो अपना ज़ियोयान बोलता है कि अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची है, प्लीज़ कोई तो मेरी मदद कर दो, और यही सब बोल के वो चिल्लाने लग जाता है। तभी जो ज़ियोयान की रिंग है ना, वो ग्लो होती है और उसके अंदर से स्मोक निकलने लग जाती है। वो जो रिंग थी ना, उसके अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकलती है और ज़ियोयान को बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम्हें एक मदद की ज़रूरत थी ना, तो मांग लो मुझसे मदद। ये सब देख के जो अपना ज़ियोयान रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसे लग रहा था कि ये जो स्पिरिट है ना, ये एक भूत है। ये जो स्पिरिट है ना, ये बोलती है कि मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, मेरा नाम याओलाओ है, और बेटा तुम ज़्यादा निराश मत हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। तो जो अपना ज़ियोयान रहता है ना, वो शॉक होते हुए पूछता है कि आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। याओलाओ उसे बोलते कि इस यूनिवर्स में अगर किसी को स्ट्रॉन्ग बनना रहता है, तो वो पहले कल्टीवेशन करता है और धीरे धीरे करके उसके लेवल बढ़ाता है। पहले वो फाइट किंग बनता है, फिर फाइट एम्परर, फिर ग्रैंड मास्टर, ऐसे धीरे धीरे करके वो लेवल अप करता है। और अगर तुम भी इस प्रोसीजर को फॉलो करते हो, तो तुम नालंग को हरा सकते हो। अपने इस यूनिवर्स के अंदर 4 क्लासेस है और उसके ऊपर है 12 स्टेजेस। और अगर किसी बंदे को ताकतवर बनना है, तो उसे प्रत्येक चरण को पार करना होगा। ज़ियोयान अपना याओलाओ को बोलता है कि ये सब चीज़ें तो मुझे पहले से ही पता है, अगर आप मुझे कुछ नया बताना चाहते हैं तो वो बताइए, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। तभी जो याओलाओ है ना, वो बोलते कि जो नालंग की स्किल है ना, अभी वो हाई लेवल ब्लैक पे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इससे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक सिखा सकता हूँ। तभी जो अपना ज़ियोयान है ना, अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये जो ओल्ड मैन है, ये डींगे तो बहुत बड़ी झाड़ रहा है, लेकिन ये क्या मुझे सच में सिखा सकता है इतनी पावरफुल स्किल्स। जहाँ तक कि मुझे पता है कि कुछ चुनिंदा फैमिलियों के पास ही हायर लेवल ऑफ ब्लैक स्किल है। रही बात हमारी फैमिली की, यानी कि जियो फैमिली के पास सबसे जो पावरफुल टेक्निक है ना, वो लायन फ्यूरो टेक्निक है। और ब्लैक लेवल की जो स्किल है ना, उसे सीखना इतना आसान नहीं होता है। जो टॉप रॉयल फैमिलीज रहती है ना, वही ये स्किल सीख सकती है। और रही बात हेवन लेवल स्किल की, तो वो तो कोई सीख ही नहीं पाता है।
इसीलिए जो नालंग का स्टेट है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है अभी हमारे प्रेजेंट स्टेटों के बीच। तो ये जो ओल्ड मैन है, क्या ये नालंग के स्टेट से भी ज़्यादा पावरफुल है? तभी ज़ेओयान बोलता है कि भले ही आप मुझे नए नए प्रकार की टेक्निकें सिखा दे या फिर मुझे नई नई स्किलें बता दे, ये सारी चीज़ें वेस्ट की रहेंगी जब तक कि मेरे पास कोई पावरफुल पिल ना हो। और पिल के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक एल्केमिस्ट की। नियरली वो एल्केमिस्ट लेवल 5 का तो होना ही चाहिए। भाई लोग, जो एल्केमिस्ट होते हैं ना वो यहाँ पर समझ लो दवाई बनाने वाले रहते हैं, यानी कि मेडिसिन या कोई पावरफुल लेवल की पिल, जिसकी मदद से ना एक नॉर्मल ह्यूमन अपना लेवल अप जल्दी कर सकता है। रही बात नालंग के स्टेट की, तो नालंग के स्टेट के पास बहुत सारे अल्केमिस्ट है जो उसे अच्छी अच्छी प्रकार की पिलें दे सकते हैं, जिसको खाकर नालंग अपना जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज कर सकती है। ये सब सुन के जो अपने याओलाओ है ना वो हंसने लग जाते। वो बोलते कि तुम एक लेवल 5 की पिल की चिंता कर रहे हो, मजाक मत करो बच्चे, मैं खुद एक अल्केमिस्ट हूँ और लेवल 5 की पिल बनाना तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, क्यों ना तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ, फिर तुम्हें जितनी पिल्स की ज़रूरत है ना वो सारी पिल मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। ज़ेओयान अपने अंकल को बोलता है कि आपने बोला तो बहुत कुछ है, अब आप करके कितना दिखाओगे वो देखने वाली बात है। तभी याओलाओ बोलते कि बच्चे, क्या तुम्हें शक है मेरी काबिलियत के ऊपर? तभी अपना ज़ेओयान बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी काबिलियत पे शक नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से डींगे मार रहे हैं ना मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तभी याओलाओ बोलते कि ऐसा तुम्हें इसीलिए लग रहा है क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं एक बहुत गहरी नींद में सोया था। मुझे मेरी नींद से उठने के लिए डुक्यू की ज़रूरत थी और वो डुक्यू मैंने तुमसे ली थी। तुमने जो जो प्रकार की नई नई स्किलें सीखी थी ना वो सारी स्किलें मेरी डुक्यू के अंदर कन्वर्ट होते गई, जिस कारण मुझे स्पिरिट फॉर्म मिल पाया। अपना जो ज़ेओयान है ना उसको सारी बातें समझ में आ जाती है, उसको ये सब सारी चीज़ें समझ आ जाती है कि वो इतने टाइम से लेवल अप कर रहा था लेकिन उसको इस चीज़ का कोई फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा था। ये जो ओल्ड मैन है ना ये मेरी सारी डुक्यू और स्किल्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से मैं लेवल अप नहीं कर पा रहा था। तभी याओलाओ बोलते कि मेरे पास इसके अलावा कोई तरीका नहीं था वापस ज़िंदा होने का। पिछले 3 साल से मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, मेरे पास अपनी स्पिरिट फॉर्म में आने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए तुम इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ये सब सुन के जो अपना ज़ेओयान रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। ज़ेओयान बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारी वजह से मेरा लेवल नहीं बढ़ रहा था, मेरी शादी टूट गई, मेरी फैमिली खतरे में आ गई, अब मैं तुमसे इस चीज़ का बदला लूँगा। तभी याओलाओ बोलता है कि बेटे शांत हो जाओ, तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ज़ेओयान को भी समझ में आ जाता है कि वो फाइट में तो जीत नहीं सकता, इसलिए उसका शांत होना ही सही रहेगा। ये सब सोच के जो अपना ज़ेओयान रहता है ना वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो अपने याओलाओ रहते हैं ना वो उसे पीछे से रोकते और बोलते कि तुम इतने जल्दी हार मान रहे हो, मुझे लगा तुम तो एक पावरफुल लड़के हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। ज़ेओयान को यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ज़ेओयान रुकता है और वो ओल्ड मास्टर से बोलता है कि क्या आप मुझे 1 साल के अंदर लेवल 7 तक पहुँचा सकते हो? अगर आप मेरी ये हेल्प कर देते तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा मेरी डूची को यूज़ करने के लिए। याओलाओ बोलते ठीक है, अब तुम मेरे ऑफिशियल एक स्टूडेंट बन चुके हो तो अब तुम्हें मुझे मास्टर बोलना पड़ेगा। लेकिन जो अपना ज़ेओयान रहता है ना वो अपनी होशियारी में मगन रहता है, वो बोलता है कि भाई मैं तुझे मास्टर तो नहीं बोलने वाला अभी। तभी जो याओलाओ रहते हैं ना वो अपनी पावर का छोटा सा नमूना दिखाते, आसपास की जो बाम्बू स्टिक्स रहती है ना वो ज़ेओयान के सर के ऊपर एकदम पलटा देते, लेकिन ज़ेओयान को इसकी वजह से कोई हर्ट नहीं होता, बस ज़ेओयान को वो अपनी पावर दिखा रहे थे। ये सब करने के बाद जो याओलाओ रहते हैं ना वो हंसने लग जाते और ज़ेओयान की तरफ एक पेपर फेंकते, बोलते कि मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट तो बना लिया लेकिन तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, ये पेपर के ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं ना तुम्हें वो इंग्रेडिएंट्स मेरे लिए लाने होंगे। ज़ेओयान जैसे ही वो पेपर रीड करता है ना उसके ऊपर कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखे थे, जैसे कि आर्केड लीव, एक ईविल कोर बूट और 2 एशियंट बोन मोनर्स, ये सब चीज़ें लिखी होती है उस पेपर के ऊपर। ये सब चीज़ें पढ़ के जो अपना ज़ेओयान रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब चीज़ें लाएंगा तो लाएंगा कहाँ से, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा रेयर टाइप की चीज़ें हैं। तभी जो अपने याओलाओ रहते हैं ना वो रिंग के अंदर वापस चले जाते हैं और वो जो रिंग है ना वो ऑटोमेटिकली ज़ेओयान की उंगली के अंदर फिट हो जाती है। सो भाई लोग यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें ज़ियाली अंकल दिखाए जाते हैं। अंकल इज बैक। अंकल अपने बेटे से कहते हैं कि वो ज़ेओयान है ना वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, तो उसकी वजह से अब हम उनका मार्केट नहीं हड़प सकते, अब हमें 3 साल तक वेट करना पड़ेगा उनका मार्केट लेने के लिए। ये जो यंग लड़का है ना ये इनका बेटा है जिसका नाम है ज़िया लियो। तो जो अपना ज़िया लियो है ना वो अपने अंकल के कान में जाता है और उसे एक प्लान बताता है। प्लान सुनने के बाद जो अपने ज़िया लियो अंकल है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो हंसने लग जाते हैं। सो विद दिस गाइज वी हैव कम्प्लीटेड अब एपिसोड नंबर 1 और 2। मैंने 3rd एपिसोड एक्सप्लेन नहीं करा, वो नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। और भाई लोग वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो में अगर कोई भी कमी लगे ना तो कमेंट करके मेरे को बता देना।
और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। अपनी फैमिली का ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। बाय बाय भाई लोग।